नमस्कार विद्यार्थियों, हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र। ऐतिहासिक अध्ययन की इस श्रृंखला में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए, जिनसे आज मैं बात करूँगा आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण, परिणाम, घटनाओं और उनके विश्लेषण के बारे में, पार्ट थर्ड के अंतर्गत। इससे पहले मैंने अपने इस व्याख्यान को दो भागों में आपको समझाया था, पार्ट वन और पार्ट टू। अब मैं उसी व्याख्यान को आगे पार्ट थ्री के अंतर्गत आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो विद्यार्थियों, मैं आपको ले चलता हूं सन 1757 की तरफ। विद्यार्थियों, सन 1757-58 के वर्ष वो थे जब हम ये देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली के हिंदुस्तान से जाने के बाद एक शक्तिशाली मराठा सेना रवाना होती है रघुनाथ राव के नेतृत्व में, और यह सेना दिल्ली में सारी व्यवस्थाओं को बहाल करती है। और इसके साथ साथ रघुनाथ राव अपने लश्कर को लेकर पंजाब की तरफ जाता है, और पंजाब में उन तमाम व्यवस्थाओं को वो एक बार पुनः नए सिरे से कायम करता है जो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा वहाँ पर स्थापित की गई थी। रघुनाथ राव वहाँ पर अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि शाह तैमूर के अधिकार को वहाँ से हटाता है, और इसके साथ ही साथ पंजाब की सूबेदारी, पंजाब की कमान अदीना बेग को दी जाती है 75 लाख रुपए सालाना टैक्सेशन के बदले में। कुछ समय पश्चात अदीना बेग की जगह साबाजी सिंधिया पंजाब की कमान संभाल लेते हैं। तो पंजाब में इस प्रकार के जो परिवर्तन हो रहे, जब इन परिवर्तनों की खबर शाह अफ़गान अहमद शाह अब्दाली को पहुंचती है, तो वो काफ़ी नाराज़ होता है और मराठों से वो बदला लेने का निश्चय करता है। इन बदली हुई परिस्थितियों में रुहेलखंड का सरदार नजीब खान वो अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है, और वो कहता है कि यदि हिंदुस्तान पर आक्रमण किया जाता है तो नजीब खान अपने बंगस पठानों के साथ अहमद शाह अब्दाली के साथ है। साथ ही साथ उसे अवध के नवाब वजीर शुजा-उद-दौला के सहयोग की भी बात करवाता है, और इसके अलावा दुंदी खान और सादुल्ला खान जैसे सरदारों के समर्थन की बात की जाती है। तो इस प्रकार से जब सारी व्यवस्थाएं अहमद शाह अब्दाली के पक्ष में हो जाती है, तो अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान की तरफ आने का निश्चय करता है। सबसे पहले पंजाब पर हमला किया जाता है, और पंजाब में साबाजी सिंधिया और दत्ताजी सिंधिया की जो फौजें थी वो अब्दाली के आक्रमण का मुकाबला नहीं कर पाई, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अब्दाली उनका पीछा करते करते दिल्ली तक पहुँच जाता है, और दिल्ली के पास बराड़ी घाट के मैदान में मराठा सेनाओं को अहमद शाह अब्दाली की फ़ौजों से टक्कर लेनी पड़ती है, और इस लड़ाई के अंदर दत्ताजी सिंधिया को मार दिया जाता है, और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर अब्दाली का अधिकार हो जाता है। जब दत्ताजी सिंधिया की मृत्यु का समाचार पूना पहुंचता है, तो पूना के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश पैदा होता है, और ये तय किया जाता है कि अब्दाली से इस आक्रमण का बदला लिया जाएगा, और इसके लिए एक सेना तैयार की जाती है। ये सेना लगभग 50,000 से लेकर 55,000 के बीच की सेना थी, और जिसमें कि इब्राहिम खान गारदी के 9,000 के आसपास घुड़सवार थे। लेकिन एक सबसे बड़ी रोचक बात ये थी कि इस सेना के साथ 20,000 तीर्थयात्री, स्त्रियाँ, बच्चे और बूढ़े पुरुष थे, जो मथुरा और इसके आसपास के वृंदावन आदि तीर्थ स्थलों के दर्शन के उद्देश्य से इस सेना में शामिल हो जाते। आगे चलकर विद्यार्थियों मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से ये तीर्थयात्री मराठा सेनाओं के लिए और मराठा लश्कर के लिए अपने आप में एक समस्या बन गए, और किस प्रकार से पानीपत की तीसरी लड़ाई में ये मराठों की हार का एक बहुत बड़ा कारण बने। अब्दाली की सेनाओं की तैयारी काफ़ी ज़्यादा थी। अब्दाली के पास लगभग खुद के तो सैनिक थे ही 42-43 हज़ार के आसपास, और इसके अलावा उसके पास करीबन 25,000-26,000 के आसपास नजीब खान की सेनाएं भी थी, और लगभग छोटी मोटी अन्य सेनाएं मिलाकर लगभग 80-90 हज़ार के आसपास का लश्कर ये बन जाता था। इसके अलावा अब्दाली के पास थी तोपें, हल्की तोपें, जंबूरक तोपें थी, जो कि युद्ध के मैदान में हर क्षेत्र में मार कर सकती थी, क्योंकि ये तोपें हल्की थी। और विद्यार्थियों, या उस दौर के बैटल क्राफ्ट और फील्ड क्राफ्ट यानी युद्ध विद्या और क्षेत्र विद्या का एक बेहतरीन नमूना था अब्दाली की व्यू रचना, अब्दाली की तोपें। इसके विपरीत मराठों के पास जो तोपें थी, वो तोपें नो डाउट इब्राहिम खान गारदी वॉज द बेस्ट आर्टिलरी कमांडर ऑफ एट द टाइम। उस दौर का बहुत ही बड़ा तोपची जनरल था, लेकिन इसके बावजूद उसके पास जो तोप खाना था वो भारी भरकम तोप खाना था,
और भारी भरकम तोपखाने की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि विद्यार्थियों उसको युद्ध के मैदान में आसानी से मोबिलाइज नहीं किया जा सकता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं पठाया जा सकता। तो पूना में एक बड़ी सेना तैयार की गई और ये एक ऐसी सेना थी जिसका नेतृत्व पेशवा ने अपने बेटे विश्वासराव को सौंपा और सेना की वास्तविक कमान पेशवा के चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ के पास थी। इसमें कोई डाउट नहीं कि सदाशिवराव भाऊ अपने आप में एक बेहतरीन सैनिक योद्धा था, लेकिन उस दौर के अंदर अब्दाली जैसे आक्रांता का मुकाबला करने के लिए यदि रघुनाथ राव को सेना की कमान सौंपी जाती तो रघुनाथ राव सदाशिवराव से ज़्यादा कामयाब साबित होता, क्योंकि रघुनाथ राव को पंजाब की लड़ाइयों का अनुभव था और उसको अफ़गानों की और विशेष रूप से अब्दाली की सैन्य विद्या और क्षेत्र विद्या के बारे में उसको काफ़ी बखूबी जानकारी थी। तो भाऊ को अपने आप में सैनिक कमांडर नियुक्त किया जाना भी काफ़ी एक बड़ी भूल थी। जो भी हो, एक मराठा लश्कर रवाना हुआ और इस मराठा लश्कर को उसकी ज़रूरतों के मुताबिक कम हथियार थे और कम सेना थी। एक्चुअली भाऊ को ये विश्वास था कि वो रास्ते के अंदर जाते हुए जगह जगह से हिंदुस्तानी राजाओं की, राजपूतों की, इन सब की मदद करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन भाऊ का यह अनुमान गलत साबित हुआ और राजस्थान के राजपूतों ने मराठों की मदद करने से इनकार कर दिया है। वास्तव में इसके लिए काफ़ी हद तक खुद मराठे जिम्मेदार थे, क्योंकि पिछले सालों में मराठों ने जिस प्रकार से राजपूताना के क्षेत्रों में लूटपाट मचाई थी, किराए के योद्धा के रूप में शामिल हुए थे और जबरन पैसा वसूली की थी और उनके आतंक के कारण जयपुर के महाराजाओं को आत्महत्या करनी पड़ी और हर रियासत के अंदर हस्तक्षेप किया गया। तो ये इस प्रकार की स्थिति थी जो एक प्रकार से मराठों के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हुई और मराठे एक बहुत बड़ा लश्कर इकट्ठा करने में कामयाब हुए। और दूसरी तरफ ये थे कि हिंदुस्तान के ज़्यादातर मुसलमान, जिसमें अवध का नवाब वजीर सुजाउद्दौला जैसी बड़ी ताकत थी, वो भी अब्दाली के साथ था और मराठों के सपोर्ट में वजीर गाजिउद्दीन था जिसकी कोई ताकत नहीं थी। और इसके अलावा मराठा सेना में भी अपने आप में बहुत सारी कमियां थी। मराठा सैन्य संगठन ऊपरी तौर पर दिखने में काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा था, लेकिन क्या है कि उसके अंदर आपस में बहुत सारी फूट थी और मराठों के जो सबसे बड़ा सैनिक कमांडर था पेशवा का चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ, उसको जातीय दर्प था, जातीय अभिमान उसके अंदर कूट कूट भरा था और ब्राह्मण होने का उसको विशेष गर्व था। तो उसके इस बात से लेकर उसके मराठा सेनानायक परेशान थे और इवन मल्हारराव होलकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि भगवान ने इस युद्ध में पूना के इस ब्राह्मण को नीचे नहीं दिखाया तो हो सकता है कि हमें इसके कपड़े धोने पड़े। और तो इस प्रकार की बहुत सारी कमियां थी मराठा सेना में। और इसके विपरीत हम देख रहे हैं कि अहमद शाह अब्दाली जो बाकायदा जीतने के मकसद से आया था, बाकायदा एक सैनिक प्लानिंग करके आया था और वो खुद अपने दौर का एशिया का बहुत बड़ा सैनिक योद्धा था और उसने आसपास की परिस्थितियों को गौर किया और उसे हिंदुस्तान के लगभग अधिकांश मुसलमानों का उसे सहयोग मिला। तो पहले दौर में हम देखते हैं कि बराड़ी घाट की लड़ाई में, बैटल ऑफ द बराड़ी घाट, ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली ने सिंधियाओं के एक महत्वपूर्ण घराने दत्ताजी सिंधिया को हरा दिया और जानकोजी सिंधिया और तुकोजी सिंधिया भी अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला नहीं कर पाए। तो अब जो सेना रवाना हुई है सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में, इस सेना ने तुरंत पहला काम ये किया कि दिल्ली के निकट उसने कुंजपुरा छावनी पर अधिकार कर लिया। कुंजपुरा पर अधिकार करना अब्दाली के लिए अपने आप में चुनौती थी और भाऊ ने कोशिश ये की कि अब्दाली के रसद के रास्तों को रोक दिया जाए। और इस ऐसी स्थिति उस दौर में मराठों का एक विश्वस्त सरदार गोविंद पंत बुंदेला, वो मराठा सैनिकों की विशेष मदद कर रहा था, जहां एक तरफ वो मराठों के खुद के लिए रसद के रास्ते चालू रखे हुए था और दूसरी तरफ वो अब्दाली के लिए भी रसद के रास्ते बंद करने की कोशिश किए हुए था। तो जब अहमद शाह अब्दाली को इस बात का पता पड़ा कि गोविंद पंत बुंदेला उसके रास्ते में रुका हुआ था, तो गोविंद पंत बुंदेला की उसने हत्या करा दी। और गोविंद पंत बुंदेला की हत्या करवाने के बाद अफगान सेनाएं तुलनात्मक दृष्टि से काफ़ी मजबूत हो गई, रसद और सप्लाई लाइन की दृष्टि से। अब भाऊ की सेनाएं पानीपत के मैदान में आकर टिक गई और अब्दाली की सेनाएं टिक गई। लेकिन अब स्थिति ये थी कि व्यू रचना इस प्रकार की थी कि अब्दाली की मराठों के लिए डेक्कन में जाने का रास्ता क्लोज था और अहमद शाह अब्दाली के लिए अफगानिस्तान जाने का रास्ता क्लोज था। लेकिन मराठों के लिए जो पंजाब और उस साइड से रसद आ रही थी, वो रास्ता भी पूरा का पूरा पैक कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में मराठा शिविर में भूखमरी फैलने लगी और मैंने बताया कि आपको कि लगभग 20,000 के आसपास ऐसे लोग थे जो युद्ध नहीं लड़ रहे थे। दैट मीन्स वो तीर्थ यात्रा करने आए हुए लोग थे, जिसमें स्त्रियां थी, बूढ़े पुरुष थे और बच्चे थे। तो वे लोग फटाफट सप्लाई लाइन को चट किए हुए थे और कहते हैं कि कुंजपुरा के पास जो
कुंजपुरा छावनी के पास जो किला था, वहाँ से जितनी रसद मिली थी उसको ये लोग कुछ ही दिनों के अंदर चट कर गए। मराठा शिविर में भूखमरी फैल गई, अराजकता फैल गई और सैनिकों ने 13 जनवरी के आसपास भाऊ को जाकर ये कहा कि हमें कुछ दिनों से खाना नहीं मिला, हमारे घोड़ों के लिए अनाज नहीं मिला है, 2 सेर में भी अनाज नहीं मिलता है, ठीक है ना, 2 रुपये सेर में भी अनाज नहीं मिलता, आप हमें लड़ने दीजिए कि कम से कम हम भूख के बजाय लड़कर एक वीर की तरह तो मरे। तो इस प्रकार की स्थिति मराठा छावनी के अंदर फैलती जा रही थी, स्थिति बड़ी विकट होती जा रही थी और युद्ध का निश्चय किया गया। 14 जनवरी 1761 को युद्ध प्रारंभ हुआ और बाकायदा इसकी सिस्टमेटिक प्लानिंग थी और इस प्लानिंग के तहत सबसे इम्पोर्टेंट जो मामला था वो गार्दी सैनिकों की सुरक्षा का मामला था और गार्दी के तोपखाने की सुरक्षा का मामला था और यह काम दामाजी गायकवाड़ को और विठल सिंहदेव जैसे लोगों को सौंपा गया और उनका काम ये था कि आपको इनकी रक्षा करनी, आपको यहाँ से हटना नहीं है। लेकिन युद्ध जब हमला हुआ और प्रारंभिक दौर के अंदर गार्दी के तोपखाने ने खलबली मचा दी और अब्दाली की सारी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अब्दाली ने वापस अपने ऑर्गेनाइजेशन संगठन को मजबूत किया, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना घट गई जिसने कि अब्दाली की पूरी प्लानिंग को विफल कर दिया। दामाजी गायकवाड़ और विठल सिंहदेव की जो टीम थी, सैनिकों की टीम थी और इसको टिके रहने का कहा गया था, वो टीम आगे बढ़ गई और वो टीम अब्दाली के सैनिकों और गार्दी सैनिकों के बीच के अंदर आ गई। तो अब ऐसी स्थिति में अब्दाली के सैनिकों की मार और अब्दाली के सैनिकों की मार के तोपों के आगे ये मराठा फौजें आ गई और इब्राहिम खान गार्दी चाहकर भी अफगानों के ऊपर गोलाबारी नहीं कर सका, क्योंकि ऐसी स्थिति में विठल सिंहदेव और दामाजी गायकवाड़ के सैनिक मारे जाते। तो स्थिति बड़ी अजीब सी थी और ये व्यू रचना के अंदर एक सबसे बड़ी कमी थी और इसने पूरी की पूरी मराठा व्यू रचना को विनष्ट कर दिया। इब्राहिम खान गार्दी का तोपखाना काम नहीं कर पाया और ये मराठा हार का एक बहुत बड़ा कारण बना। पेशवा सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव वीरतापूर्वक एक सैनिक की भांति मैदान की जंग में लड़ते हुए मारे गए और ये मराठों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। इस युद्ध का जब भी मूल्यांकन किया जाता तो इसमें पंडित काशीराज वो व्यक्ति था जो मराठों और अब्दालियों के बीच में एक दूत का काम कर रहा था। संधि शर्तों के ऊपर कई संधि शर्तों को उसने तैयार कराया था और आपस में दोनों पक्षों के बीच बातचीत का उसने वातावरण तैयार कराया था। वो अपने विवरणात में लिखता है कि भाऊ बड़ा दम्भी था और अहंकारी था और वो अपने लोगों को साथ लेकर नहीं चल पाया। मराठा इतिहासकारों ने भी इस युद्ध का मूल्यांकन किया और जदुनाथ सरकार ने भी इस युद्ध का मूल्यांकन किया। इतिहासकार जदुनाथ सरकार का ये मानना है कि लगभग 75,000 के आसपास मराठे इस युद्ध के अंतर्गत मारे गए। सैनिक क्षति अब्दाली की भी हुई थी, लेकिन अब्दाली के खुद के 5,000 मारे गए थे और 15,000 नजीब खान के मारे गए थे। लेकिन मराठा सेनाओं में तो पूरा का पूरा विनाश फैल गया। करीबन 30,000 के आसपास तो मैदान जंग में मारे गए। लड़ते लड़ते 10,000 ऐसे सैनिक थे जो भागते हुए मारे गए और 10,000 का कुछ पता नहीं पड़ा और 15-20,000 के आसपास ऐसे मारे गए जो नॉन कॉम्बैट थे, नहीं लड़ने वाले थे। मल्हारराव होलकर मराठा स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित निकाल कर भरतपुर की तरफ पहुँचाए, जहाँ जाट राजा सूरजमल ने उनको अपने यहाँ पर शरण दी। जाट राजा सूरजमल का महत्वपूर्ण भूमिका थी इस युद्ध के अंदर और जाट राजा सूरजमल ने अब्दाली अपने भाऊ को सलाह दी थी। उसने भाऊ को ये कहा था कि आप स्त्रियों, पुरुषों, बच्चों और सोने चांदी के सारे चीज़ें आप ग्वालियर में छोड़ जाइए, इनको आपको साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है और आप इंतज़ार कीजिए वर्षा तक और आप छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाइए, क्योंकि आप मराठी लोग छापामार युद्ध प्रणाली में निपुण हैं, आमने सामने की लड़ाई का आपको ज़्यादा अनुभव नहीं है। लेकिन भाऊ ने उसकी सलाह को नज़रअंदाज किया। परिणाम ये हुआ कि जाट राजा सूरजमल उसने भी इस लड़ाई में भाग नहीं लिया। तो कुल मिलाकर बहुत सारी कमियां ऐसी थी जिसके कारण ये युद्ध मराठों के खिलाफ रहा। इस युद्ध के परिणामों का मूल्यांकन मराठा इतिहासकारों गोविंद सखाराम देसाई ने भी किया है और जदुनाथ सरकार जैसे इतिहासकारों ने भी किया। तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग व्यूज है। जहाँ मराठा इतिहासकार ये मानते हैं कि यह युद्ध मराठों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं था और कुछ समय में मराठे खड़े हो गए। वही दूसरी तरफ जदुनाथ सरकार ने इस युद्ध का मूल्यांकन करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि मराठों के लिए युद्ध नुकसानकारी साबित हुआ, बल्कि 75,000 मराठों का इस युद्ध में मारा जाना एक बहुत बड़ी घटना थी जिससे मराठा राजनीति को हिला दिया। और इसके अलावा साथ ही साथ इस युद्ध के परिणामों से बीमार होकर पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई और इस युद्ध के अंदर बड़े बड़े मराठा सैनिक कमांडर मारे गए, जिनकी तुलना 22 असरफियों से की गई है, ठीक है ना। और इसके अलावा छोटी मोटी का तो पता ही नहीं नुकसान का। तो ये एक बड़ा नुकसान था और इसके साथ सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसके परिणाम स्वरूप
उस रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षाओं का, कलंकित महत्वाकांक्षाओं का रास्ता तैयार हो गया, जो मराठा इतिहास के लिए कलंक माना जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप मराठे कम से कम 20 साल के लिए युद्ध में पीछे धकेल दिए गए। और इसके अलावा जीएस सरदेसाई ने इस युद्ध के बारे में कहा था कि जब ये युद्ध चल रहा था तो लॉर्ड क्लाइव, जो भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, वो ब्रिटेन में कॉमनर लॉर्ड चैथम से मुलाकात करने जा रहा था कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य की रूपरेखा किस प्रकार से तैयार होगी। इतिहासकार सिडनी ओवेन ने इस युद्ध के परिणामों का विश्लेषण करते हुए कहा कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मराठा दैत्य मारा तो नहीं गया और मराठों की महत्वाकांक्षाएं पूरी तरीके से चकनाचूर नहीं हुई, लेकिन कुछ समय के लिए मराठों को कुचल दिया गया। लेकिन 20 साल बाद मराठे पुनः अपनी नई ताकत के साथ उठ खड़े हुए, लेकिन उनका मुकाबला करने के लिए इस बार अंग्रेज तैयार थे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, भारत में पानीपत की इस तीसरी लड़ाई को उतना ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की दृष्टि से, जितना कि प्लासी और बक्सर को। तो विद्यार्थियों, मैंने अभी आपसे 3 भागों में के अंदर बात की पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण, परिणाम, घटनाओं और राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में। आगे की क्लास में मैं बात करूंगा आंग्ल मराठा संघर्ष के विविध चरणों के बारे में, और साथ ही साथ रोल ऑफ द नाना फडणवीस एंड द ग्रेट महादजी सिंधिया ऑफ द मराठा एम्पायर। इन सब की भूमिकाओं को विस्तार से समझा जाएगा। स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। और कोई तकलीफ हो तो आप कभी मेरे से 9928482295 पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।